आसान भाषा में is brought to you by CoinDCX Go. Download the app now. इस पैलेस की तरह हमारे पास 4 और पैलेस हैं। वो विलेज, वो भी हमने ले लिया है। वो हिल, वो भी हमारा वो ही सब तो ठीक है, पर बिटकॉइन लिया क्या? CoinDCX Go डाउनलोड करो, 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन एंजॉय करो। सोचो मत, डाउनलोड करो। कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं पूरा 1 बिटकॉइन। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। फिनेंशियल वर्ल्ड यानी अर्थ जगत में एक टर्म बेहद पॉपुलर हो रही है आजकल, जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। हर कोई इसके बारे में बात करता नज़र आ रहा है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि जितनी बड़ी आबादी इसके बारे में बात कर रही है, इसके बारे में जानकारी उतनी ही कम है, या कहूँ कि थोड़ी गोल गोल सी है तो गलत नहीं होगा। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जाए सब कुछ, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी सवाल आपके इस करेंसी को लेकर के आपके दिमाग में उठ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब देने की हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि हम और आप इसे आसानी से समझ सकें। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताती हूं कि आखिर करेंसी क्या होती है। करेंसी के बारे में अगर आप अर्थशास्त्र में पढ़ने जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलता है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। काफ़ी भारी भरकम सी परिभाषा हो गई ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए आप किसी अनजान इंसान से, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, उससे आप कोई भी वस्तु या सेवा खरीदते हैं और उसको लेने के बदले आप जो भी चीज़ उसे दे रहे हैं वो करेंसी होती है। काफ़ी सिंप्लीफाइड परिभाषा है, लेकिन यकीन मानिए इसके बीच में जो सवाल जवाब हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर आप उनके जवाब ढूंढने निकलेंगे तो आप पूरी की पूरी एक किताब लिख सकते हैं। जैसे कि मनी और करेंसी में डिफरेंस क्या होता है, इसमें सरकार का रोल क्या होता है, नोट और सिक्के कैसे अलग अलग होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे और आपको करेंसी के बारे में समझाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मछली से ये पूछना कि पानी क्या होता है। मछली कहेगी कि मेरे आसपास जो कुछ भी है वो सब पानी है, लेकिन एग्जैक्टली पानी क्या है उसे भी नहीं पता। करेंसी के इस अथाह समुंदर में गोते लगाने से बेहतर है कि मैं आपको सीधे बताऊं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल करेंसी वो करेंसी जो ऑनलाइन दुनिया में यानी कंप्यूटर की दुनिया में अवेलेबल होती है। इसको हम नोट और सिक्कों की तरह हाथ में लेकर छू नहीं सकते, ये पूरी तरह से वर्चुअल होती है। लेकिन यहाँ पर आपको डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल करेंसी बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक उदाहरण से समझिए, जैसे डिजिटली आपने किसी को भी 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए ऑनलाइन, इसे कहेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन। और ये 1000 रुपये कोई भी इंसान किसी भी ATM से, किसी भी बैंक से जाकर के विड्रॉ कर सकता है, यानी उसे अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा करना मुमकिन नहीं होता, उसको आप हाथ में नहीं ले सकते। और यही इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो अंडरलाइन करेंसी होती है वो हमारे और आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ही करेंसी होती है। अब आते हैं हम क्रिप्टो करेंसी पर। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है, बस अंतर ये है कि इसमें क्रिप्टो वर्ड जुड़ गया है। जैसे व्हाट्सएप में भी आजकल आपने पढ़ा होगा कि ये मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ठीक उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी को भी क्रिप्टो यानी कूटों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। यानी व्हाट्सएप और क्रिप्टो करेंसी में एक चीज़ कॉमन है कि इनको क्रिप्टो कोड के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। एक और ख़ास बात है, जहां नोट और सिक्कों के ऊपर किसी भी देश की सरकार, वहां के केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी भी देश की सरकार, केंद्रीय बैंक, प्राइवेट संस्था या किसी भी इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आप सोच रहे होंगे कि जब कोई भी संस्था, कोई कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती तो फिर आखिर इससे कंट्रोल कौन करता है? इसे बनाता बेशक कोई इंडिविजुअल है, लेकिन एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद ये किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब इसे कोई भी सरकार, संस्था या कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि ये खुद अपने आप को कंट्रोल करती है। कैसे? इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, इसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी देश की सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती, किसी संस्था का इस पर कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली ये बड़ी रिस्की चीज़ होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुरक्षा मानकों की वजह से ही इसे बेहद पसंद किया जाता है और यही कारण है कि इसे लोकतांत्रिक करेंसी की संज्ञा दी जा रही है। लोग इसे लोकतांत्रिक करेंसी मान रहे हैं, मतलब जहां नोट और सिक्कों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्रीय बैंक के नियम लागू होते हैं। इस पर क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी प्राइवेट संस्था का कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ये एक सामाजिक करेंसी होती है। सामाजिक करेंसी जिसका मालिक कोई एक इंसान नहीं है और सभी जिसके मालिक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सुरक्षित आखिर बनती कैसे है, तो आपको बता दें कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं उसका क्रेडिट जो है पूरी तरह से जाता है ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन सिंपल करते हैं और आपको बताते हैं कि ब्लॉकचेन जो है क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से ऑनलाइन बही खाता है। जी हाँ, ये रियल टाइम में अपडेट होता है। जितनी भी इसकी वैल्यू घटती या बढ़ती है वो सब रियल टाइम में अपडेट होता है और इसका एक्सेस हर उस इंसान के पास होता है जो क्रिप्टो करेंसी के साथ में डील कर रहा होता है और इसीलिए इसमें बेईमानी या फ्रॉड का कोई चांस नहीं होता। यानी जो बात हम सुरक्षित होने की कह रहे हैं वो 100% श्योर हो जाती है। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों, जबकि हमारी नोट और मुद्राएं जो येन हो, यूरो हो, डॉलर हो, ये सब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आखिर हमें क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो क्रिप्टो करेंसी के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है वो फ्यूचर की करेंसी होने वाली है और उसको पसंद करने के पीछे जो समर्थक हैं वो इसे पसंद करते हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये बताते हैं कि इस करेंसी के साथ में केंद्रीय बैंक या सरकारों की भूमिका जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, वो पिक्चर से गायब नज़र आ रहे हैं और इसके चलते वो इसे काफ़ी पसंद करते हैं और यही वजह है कि वो इसको और ज़्यादा कीमती हो उससे पहले ही ख़रीद लेना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो ब्लॉकचेन नाम का कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसकी वजह से इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है और ये जो पारंपरिक भुगतान प्रणाली है हमारी उससे ज़्यादा सुरक्षित बन जाती है। इसकी वजह से भी लोग इसे पसंद करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी को मुद्राओं का विकल्प नहीं मानते, उन्हें नहीं लगता कि ये फ्यूचर करेंसी, लेकिन फिर भी वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसका मूल्य, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुनाफा कमाने के जो चांसेस होते हैं वो हम आपको बताएंगे कि कैसे कमा सकते हैं, वो बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं, कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी को बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो ये कि नोटबंदी जैसे किसी भी सरकारी नियम का इस पर लागू ना होना, और दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये किसी भी और मुद्रा से ज़्यादा सुरक्षित है, इसकी वजह से लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसको आप एक देश से दूसरे देश में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके लिए आपको रेट ऑफ एक्सचेंज का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, उसका इस पर कोई भी असर नहीं होता। तो क्या क्रिप्टो करेंसी में सारी अच्छाइयाँ ही हैं? जी नहीं। जिस तरह से सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज में कुछ ऐसी बातें हैं जो उतनी रंगीन नहीं हैं जितनी हमें नज़र आती हैं। सबसे पहली बात, इसका किसी सरकारी नियम में बंधे ना होना इसका ड्रॉबैक माना जाता है। वहीं कई लोगों को लगता है कि ये कोई ड्रॉबैक नहीं बल्कि ये एक क्रिप्टो करेंसी का फैक्ट है और इसका असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग होता है। जैसे कि इसका इलीगल एक्टिविटीज़ में प्रयोग होना, इसका इलीगल एक्टिविटीज़ में प्रयोग होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है और इसको इसका डिसएडवांटेज भी माना जाता है। लेकिन यही वो कारण है जिसकी वजह से पैरेलल करेंसीज हमेशा से हिट होती रही हैं। एक और चीज़ है जो पहली बार जब आपको पता चलती है तो आपको लगता है कि ये प्रॉफिट है, लेकिन जैसे जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझते जाते हैं तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली क्या ये ऐसा होता है। वो पॉइंट है इसकी वैल्यू का तेज़ी से बढ़ना, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी वजह से लोग इसे ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि इसको खरीदने की रेस लगा रहे हैं, बिल्कुल जब वी मेट की गीत की तरह। लेकिन सोचिए, करेंसी का इस तरह से तेज़ी से अपना वैल्यू बढ़ाना करेंसी का जो मूलभूत नियम है उसी को ढकोसला साबित कर देता है।
ब्लैक स्वान के लेखक निकोलस नसीम तालेब किसी ज़माने में पहले क्रिप्टो करेंसी के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे, लेकिन फ़िलहाल उनके विचारों में परिवर्तन आया और वो इसके लिए जो बात कहते हैं, जब आप उनकी बात सुनते हैं तो आप उनसे काफ़ी सहमत नज़र आते हैं, क्योंकि वो बेहद तार्किक है। वो कहते हैं कि फ़िलहाल अभी के लिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक करेंसी नहीं मान रहे उसको। वो इस बिटकॉइन को एक विफलता मानते हैं। वो कहते हैं कि एक करेंसी कभी भी उस चीज़ से ज़्यादा अस्थिर नहीं हो सकती जो उसके बदले में खरीदी जा रही है। मतलब आप किसी भी चीज़ पर ये टैग नहीं लगा सकते कि ये इतने बिटकॉइन की है, एक प्राइस टैग नहीं लगा सकते बिटकॉइन का, और इसीलिए ये एक विफलता है, कम से कम अभी के लिए। और अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के वर्गीकरण की, यानी कि क्रिप्टो करेंसी कितने तरह की होती है। तो करेंसी नाम के वेब पोर्टल के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी 7 तरह की होती है। सबसे पहली होती है भुगतान केंद्रित क्रिप्टो करेंसी। वो क्रिप्टो करेंसी जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम। इसके बाद में नंबर आता है स्टेबल कॉइन का। नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं होती और इसीलिए इसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि इसकी जो अंडरलाइन करेंसी होती है वो हमारी संपत्ति होती है, कोई भी करेंसी होती है उसी से उसकी वैल्यू बढ़ती या घटती है। केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी, ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो सरकार या किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा रेगुलेट होती है, उसको केंद्रीय बैंक की क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जैसे कि भारतीय रुपया और अमेरिकन डॉलर। यूटिलिटी टोकन, वो टोकन जो अब तक किसी भी विशेष सेवा को अनलॉक करता है उसको हम यूटिलिटी टोकन कहते हैं, जैसे कि लल्लन डिजिटल टोकन। इसके बाद में नंबर आता है गोपनीय कॉइन का। इसमें प्रेषक का और पाने वाले का दोनों का नाम जो है वो गोपनीय रखा जाता है, यानी किसने कितना किसको पैसा भेजा ये सब गुमनामी में होता है और इसीलिए इसको गुमनाम करेंसी भी कहते हैं। शासकीय टोकन, ये टोकन धारक ब्लॉकचेन के भविष्य को प्रभावित करने वाले जो नियम होते हैं उनमें मतदान का अधिकार रखते हैं। इसके बाद में आता है नंबर अप्रतिस्थापित टोकन, यानी नॉन फंजिबल टोकन, मतलब ऐसा टोकन जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इस कैटेगरी के बाकी करेंसीज में नहीं होती और यही इनको दूसरी करेंसी से अलग बनाती है। अब हम बात करेंगे कि टोटल कितनी क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट में चल रही है, यानी इसकी टोटल वैल्यू क्या है। तो 2009 में बिटकॉइन से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी और आज की तारीख में लगभग 7,800 क्रिप्टो करेंसीज चलन में है, जिनमें से 2,000 एकदम डेड हो चुकी हैं और जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इसका लगभग 80% भाग बनाती हैं। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो भारतीय रुपए में क्रिप्टो करेंसी की टोटल मार्केट कैपिटल 70 लाख करोड़ के बराबर है और जापान के सतोशी नाकामोटो द्वारा बनाए गए बिटकॉइन की ही अकेले कीमत लगभग 42 लाख करोड़ रुपए है। बिटकॉइन के अलावा भी कुछ और करेंसीज हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कि इथेरियम। बिटकॉइन के बाद ये दूसरी सबसे पॉपुलर करेंसी है और इसकी टोटल वैल्यू लगभग 10 लाख करोड़ के बराबर है। इसके बाद में नंबर आता है टीथर का। ये भी एक पेमेंट फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी है और ये टॉप 3 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। फिर नंबर आता है रेड कॉइन का। रेड कॉइन का इस्तेमाल ज़्यादातर टिप वगैरह देने में किया जाता है। अब सबसे लास्ट में नंबर आता है मोनेरो का। हम पहले भी बता चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में होता है और मोनेरो ही वो क्रिप्टो करेंसी है जिसका इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ में, स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज़ में काफ़ी होता है, यानी ये इलीगल एक्टिविटीज़ के मामले में काफ़ी पसंद की जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी में आखिर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। जिस तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से भारत में कई ऐसे प्लेटफॉर्म, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा प्रदान करती हैं, जैसे CoinDCX Go। CoinDCX Go के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना बेहद आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको CoinDCX Go का ऐप अपने लैपटॉप या मोबाइल पर इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद में आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आप अपनी बेसिक जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे किसी भी और फिनेंशियल ऐप पर आप देते हैं, वो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे करके आप अपनी KYC कंप्लीट करें। उसके बाद में आपको जितनी भी करेंसी इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करनी है उसको आप इस अकाउंट में, CoinDCX Go वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और फिर अपनी मन चाही क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद लें। इसी तरह से अगर आपने पहले जो क्रिप्टो करेंसी ख़रीद रखी उसका कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं तो आपको बाय की जगह सेल का ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। और
और इसके साथ ही साथ मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि आपने कब कितना इन्वेस्टमेंट किया है क्रिप्टो करेंसी में, तो ये सब कुछ आपको पता चल सकता है इसी ऐप के माय ऑर्डर टैब के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी खास बात ही ये होती है कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा रिटर्न होता है। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको सोने में मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है। इसी तरह से सोने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जब आप शेयर मार्केट में करते हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन शेयर मार्केट में अगर जो आप रिटर्न देखते हैं तो इन सब की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अब दूसरी बात कि करेंसीज जैसे कि डॉलर, यूरो, येन, इनका काम वैसे तो खरीद फरोख्त का होता है, कोई भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इनको इन्वेस्टमेंट की तरह से भी देखते हैं। जैसे 70 रुपये जब डॉलर की कीमत होती है तब उसको खरीद लेते हैं, और जब डॉलर की कीमत बढ़कर 75 रुपये होती है तो बेच देते हैं। यही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वालों का भी हाल होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि करेंसीज के उल्टे जो हमारी कन्वेंशनल करेंसीज हैं उनसे उलट क्रिप्टो करेंसीज की कीमत में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए लोग इसको इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाकी करेंसीज के मुकाबले ये बेहद वोल्टाइल है। इसीलिए किसी भी चीज़ की कीमत को ये बताना कि ये फलानी चीज़ की कीमत इतने बिटकॉइन है बेहद मुश्किल है, लेकिन यही जो है इसके लिए काफ़ी आसान, मतलब जो इसके समर्थक हैं उनके फेवर में भी काम करती है। जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उनको ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद भी इसी फैक्ट की वजह से होती है। वोल्टैलिटी उन्हीं के पक्ष में काम करती है। तो इन दो बातों के आधार पर आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। वैसे साफ शब्दों में, आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान इस तरह से करें कि एक बड़ा हिस्सा कन्वेंशनल चीज़ों में जैसे कि एफडी में, गोल्ड बॉन्ड में, सरकारी बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। वहीं कुछ हिस्सा यानी 10 से 20% तक का हिस्सा आप क्रिप्टो करेंसीज में भी लगा सकते हैं, ताकि आपको फोमो यानी फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग ना आए, ताकि अगर आप फ्यूचर में किसी और को ये कहते सुने कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की वजह से इतना पैसा कमा लिया तो आपको ये ना लगे कि काश मैंने भी कमा लिया होता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो की रिसर्च और स्क्रिप्टिंग का काम किया है हमारे साथी दर्पण शाह ने। उम्मीद करती हूँ कि उनके रिसर्च के हिसाब से आपको काफ़ी मदद मिली होगी क्रिप्टो करेंसीज को बेहतर तरीके से समझने में। बाकी आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, देखते रहें द लल्लन टॉप।